गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इससे पहली क्लास में हमने स्टूडेंट्स प्रतिरोध क्या है हमने समझा, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है ये समझा। चालकता यानी कि कंडक्टेंस क्या होती है ये हमने सीखा, और चालक यानी कि कंडक्टिविटी के बारे में भी हमने जाना। तो पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो यानी कि पिछली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्योंकि ओम का नियम से रिलेटेड जब भी रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ओम का नियम हम आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओम का नियम क्या है स्टूडेंट्स? ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम ये कहता है हमसे कि मान लीजिए आप कोई एक चालक तार ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? कोई एक चालक तार ले लीजिए, कोई भी एक आप चालक तार ले लीजिए। ये आपने चालक तार ले लिया और इसका क्या है? एक प्रतिरोध है। भाई आपने कोई चालक तार लिया, उसका कोई एक प्रतिरोध है और उसमें क्या है? एक स्विच लगा दिया। ये हमारा क्या है? स्विच या कुंजी बोलते हैं। और इसको आपने क्या काम किया? एक सप्लाई यानी कि बैटरी से जोड़ दिया। आपने क्या काम कर दिया? इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये क्या है? 20 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। 20 वोल्ट की क्या है? ये बैटरी है। 10 वोल्ट 12 वोल्ट कितनी भी आप सप्लाई दे सकते हैं। और इसका जो प्रतिरोध है, ध्यान देंगे, इसका प्रतिरोध क्या है? R है। और इसमें करंट बहेगी I। क्या है भाई? करंट I। ये हमने एक वैद्युत परिपथ बना दिया है। एक चालक तार लिया हमने, कोई चालक कंडक्टर लिया, और उसमें हमने क्या है? 20 वोल्ट की बैटरी से करंट फ्लो करा दी। तो करंट फ्लो कराने के बाद ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे बात करें, चालक की लंबाई मतलब तार की लंबाई। चालक में जहां बोलूंगा इसका मतलब यह है कि मैं कॉपर की वायर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ओम का नियम जो है ना चालक तार पर निर्भर करता है। किस पर? चालक तार, ना तो अर्धचालक और ना कुचालक। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार जब भी यूज करूं तो चालक तार ये समझ लेना कि कॉपर की वायर की या कोई भी वायर हो सकती है, लेकिन हम चालक तार की बात कर रहे हैं। तो चालक तार की भौतिक अवस्थाएं तापमान, लंबाई और मोटाई। आप उस तार को ना तो मोटा करेंगे ना पतला करेंगे। आपने एक बार जो तार ले लिया वो ले लिया, ये तो नहीं बदलेगा ना। तो चालक की जो तापमान, लंबाई और मोटाई तीनों कांस्टेंट रहें, या ये कह सकते हैं हम कि नियत रहें। बात समझ में आ रही है? आपने एक तार ले लिया, वो तीनों तापमान, लंबाई और मोटाई यदि नियत रहें तो उसमें बहने वाला विभवांतर या उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर मान लीजिए यहाँ पर B1 होगा तो यहाँ पर B2 होगा, यही तो होगा। और हमने पिछली क्लास में ये आप लोगों को बताया है कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करानी है तो उसके सिरों पर विभवांतर होना बहुत जरूरी है। अगर उसके सिरों पर वोल्टेज में डिफरेंस यानी कि विभवांतर नहीं होगा तो करंट क्या फ्लो नहीं होगी। तो इन चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1। तो चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा या विभव में अंतर होगा, उस चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपात नियतांक रहता है। कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस चालक तार में बहने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात है ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। क्या है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। और उस नियतांक को हम क्या कह देते हैं? उस नियतांक को हम कह देते हैं R। क्या कह देते हैं? उस नियतांक को हम कह देते हैं R। ये जो नियतांक है R एक नियतांक है, और इसी को हम विद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अगर इस I को इधर ले जाएं तो B बराबर हो जाएगा I इंटू R। क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा I इंटू R। जहाँ पर B विभव है,
जहां पर बी क्या है, विभव है, वोल्टेज है, और आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, प्रतिरोध है। बात समझ में आ रही है। अब इस ओम के नियम से अलग अलग कंक्लूजन निकलता है कि यदि हमारी करंट कांस्टेंट कर दी जाती है तो विभव प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यदि वोल्टेज समानुपाती कर दिया जाता है तो क्या होता है, आई बटे आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये था ओम का नियम, और ओम के नियम से लगातार बार बार क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अगर नियत रहें तो उसके चालक तार के सिरों पर बहने वाला विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। बस ये बात आपको लिखनी होगी। और यही b बटे आई बराबर हमने कांस्टेंट ले लिया, और b अपॉन आई बराबर हमने एक r क्या है, जहां पर लिख लेंगे, जहां r क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, या आप ये कह सकते हैं ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है भाई, ये प्रतिरोध, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओम का नियम हो गया है। अब ओम के नियम से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन आगे किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, तो इससे भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। क्या चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। आपने क्या काम किया भाई, आपने 3 तार ले लिए, और उन्हें क्या कर दिया आपने, श्रेणी संयोजन, यानी कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो आपको बताना है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसके कहने का मतलब ये है, जब आप 3 तार ले रहे हो, मेरी बात समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने, ये मेरे हाथ में एक वायर है, ये मेरे पास यही होती है हमेशा, ये मोबाइल का एडाप्टर है, जब भी समझाना होता है तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक वायर है, मैंने एक वायर ले ली, ये समझते रहे ना, ये मैंने एक वायर ले ली, मैंने एक ये वायर ले ली, और इसका प्रतिरोध R है। क्या है इसका प्रतिरोध, R है। समझते रहे ना, ये मैंने एक वायर ली और इसका प्रतिरोध R है। मैंने एक वायर और ले ली, एक चालक तार और ले लिया, तो इसका प्रतिरोध भी मान लीजिए ये मैंने ले लिया, और ये मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, और इसका प्रतिरोध भी मान लीजिए क्या है, R मान लेते हैं, इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2, कुछ भी होगा, अलग अलग होगा भाई, अलग अलग चालक तार हैं तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। मैंने एक चालक तार और ले लिया, और इसका प्रतिरोध मैंने R3 मान लिया। इसी प्रकार से मैं कितने भी प्रतिरोध अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये आपको बताना होगा। और इसको मैं क्या करता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं। किससे जोड़ देता हूं स्टूडेंट्स, बैटरी से जोड़ देता हूं। और पहले मैं यहाँ पे एक कुंजी लगा देता हूँ के, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और ये मैं क्या कर देता हूँ, एक इसे 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूँ। ये 20 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, और ये क्या है, मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो आप लोगों को पता है करंट हमारी यहाँ से क्या होगी भाई, यहाँ से ये चलेगी इस तरीके से, आई करंट चलेगी, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये आई करंट आएगी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ये आई करंट ही फिल होगी, और ये इस तरीके से आई करंट होगी, और ये इस तरीके से आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ से हमने 20 वोल्ट की बैटरी दी है, यानी कि 20 वोल्ट की क्या हमने सप्लाई दी है, और सप्लाई देने के बाद कुछ विभव यहाँ पर आएगा, समझते रहे ना, कुछ विभव हमारा क्या होगा भाई, इसका जो विभव होगा V1 होगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा V2 आएगा, और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा V3 आएगा। समझो मेरी बात। तो इस डायग्राम को अगर आप लोग समझ गए तो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है या पैरेलल
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, दोनों ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ गया। मेरी बात समझो, अगर इसका आप लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हो तो तुल्य प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं, क्या है भाई, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, इसी को हम दिखा देते हैं R इक्विवेलेंट से। तो ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n। आपने जितने भी प्रतिरोध जोड़े हैं आप सबको जोड़ सकते हैं। आप 3 तार लीजिए तो 3 तारों का अलग अलग प्रतिरोध होगा, आप 4 तार लीजिए 4 तारों का अलग अलग प्रतिरोध होगा। और जब आप उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, जब उन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उनका तीनों के प्रतिरोध क्या है, जुड़ जाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, तीनों को जोड़ दो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चालक तार ले लिया, पहले का 2 ओम था, तीसरे का 3 ओम था, चौथे का 4 ओम था। तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो तीनों को जोड़ देंगे, तो 4 3 7 2 9 ओम आ जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध। तो एक बात समझेंगे, क्या समझेंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से और बातें भी समझ पाएं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो आई जो हमारी यहां से करंट गई, आई यहां से करंट गई, आई क्या इस वाले चालक तार में कौन सी करंट आ रही है, आई आ रही है। मेरी बात ध्यान से समझेंगे, यही करंट हमारी कहां आ रही है, इस वाले चालक तार में आ रही है जिसका प्रतिरोध R2 है। तो इसमें भी आई और जो हमारा R3 प्रतिरोध जो तीसरा चालक तार था, इसमें भी हमारी करंट क्या ही, आई ही फ्लो हुई। तो हम ये कहेंगे फाइनली, क्या कहेंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, और हम यही कहेंगे कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। क्या होती है, श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है भाई, धारा समान, विभव वोल्टेज अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मेरी बात इतनी समझो भाई। श्रेणी क्रम में क्या होता है, देखो R1 का क्या है वोल्टेज, V1 है, और R2 का वोल्टेज कितना है, V2 है, और R3 का वोल्टेज कितना है, V3 है। अगर आप इतनी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज अलग अलग होता है किस क्रम में, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या दोनों में, ये आप लोग बताएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचानना होगा कि वोल्टेज किस में समान होता है। तो वोल्टेज जो समान होता है वो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, और श्रेणी क्रम में क्या होती है, हमारी करंट सेम होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा, देखो कि श्रेणी क्रम में धारा समान में वोल्टेज अलग अलग होता है। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज सेम रहेगा और क्या है, करंट डिफरेंट होगी। वो क्यों होगी ये भी हम समझेंगे। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि भाई विभव अलग अलग है और करंट क्या है, सेम होती है। एक दूसरा पॉइंट और नोट करके लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूं। क्या है दूसरा पॉइंट, कि जब भी आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, यानी कि आपको कभी तुल्य प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, अगर आपको तुल्य प्रतिरोध कम चाहिए तो आप समांतर क्रम में जोड़ दो। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का यही एक फायदा होता है कि जहां आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, कहीं ऐसी स्थितियां होती हैं जहां आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए हीटर होता है, हीटर या प्रेस होती है, तो इनके क्या है, हमें ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। जैसे इनमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इसका प्रतिरोध इन तारों का बहुत उच्च होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत उच्च होता है। तो इनका प्रतिरोध उच्च होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है और उनका तापमान बढ़ने लगता है और वो हीट निकलने पड़ती है और उस हीट का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हम धारा को आगे फ्लो नहीं कराने देते हैं, उसको धारा को वहीं रोकना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है ताकि उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो बढ़ सके। और जब तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का गमन नहीं होगा और उस जब धारा नहीं आगे जाएगी वहीं रुकेगी तो उस चालक तार का तापमान बढ़ेगा और जब तापमान बढ़ेगा तो उससे ऊष्मा निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी तो उस ऊष्मा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो उपकरण काम करते हैं उनका प्रतिरोध उच्च होता है। जैसे फ्यूज ले लीजिए, आप प्रेस ले लीजिए,
नाइक्रोम का जो तार होता है, विद्युत प्रेस हुई या विद्युत हीटर हुआ, तो इनके जो गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बहुत हाई होते हैं और इनका जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध वह भी उच्च होता है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध उच्च रखा जाता है क्योंकि इनको क्या है, सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इसीलिए हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज का नाम सुना होगा, फ्यूज हुआ या एमसीबी हुआ, तो फ्यूज हुआ या एमसीबी हुआ तो इनको क्या है, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज हुआ, एमसीबी हुआ, इनको हम क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग कुल मिला के एक पॉइंट करके लिख लेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है। ये लिख लेंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है। भाई आप मान लीजिए, आप इसको अभी मान लीजिए, इसको 2 ओम मान लीजिए, इसको 3 ओम मान लीजिए, इसको 4 ओम मान लीजिए, तो क्या तुल्य प्रतिरोध आपका ये नहीं बन जाएगा? आप जोड़ी तो दोगे, 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के आप लोग इतना समझिए कि जब आपको प्रतिरोध अधिक चाहिए होता है तो उस प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, और जब प्रतिरोध कम की जरूरत होती है तो उन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ दो। आगे समझेंगे और अच्छे से, फिलहाल इतना समझिए। अब इनके प्रयोग देखेंगे, इनके प्रयोग, या आप ये ध्यान रखेंगे, आपने देखा होगा स्विच, क्या है भाई, स्विच। जो स्विच होता है हमारा स्विच, वो स्विच जो होता है विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 2 ध्यान रखेंगे, फ्यूज, कभी भी देख लेना, फ्यूज हो गया। नंबर 3 हो गया एमसीबी, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट बोर्ड। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब हमारे घरों में लाइट सप्लाई हो रही होती है और कभी ओवरलोडिंग, अति भारण की, या फिर शॉर्ट सर्किट, लघु पतन बोलते हैं जिसको, तो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की वजह से फॉल्ट हो जाता है। तो जब फॉल्ट होता है या बहुत ज़्यादा करंट इधर उधर भयानक रूप ले लेती है, तो आपके घरों में क्या होता है, उपकरण फूक जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हमारे घर में आज पंखे भी फूक गए और CFL भी सारी फूक गई, बहुत नुकसान हो गया, मोबाइल के चार्जर लगे हुए थे वो भी फूक गए। तो इस सब का कारण आपने जाना है कि आप लोगों ने क्या है, घर पे क्या कर रखा है, घर में ना तो फ्यूज यूज कर रखा था और ना ही आपने एमसीबी यूज कर रखी थी, आपने ऐसी सप्लाई दे रखी थी और चल रही थी। तो जब लाइट आएगी तो डायरेक्ट एकदम सीधी आपके उपकरणों में जाएगी और आपके उपकरण फूक जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होने लगा, लोग समझदार हो गए, विज्ञान पढ़ने, हाई स्कूल पास करके गए तो उन्हें पता, उन्होंने फ्यूज के बारे में पढ़ा ही था कि फ्यूज लगाने से भाई क्या होता है, फ्यूज हमारा उड़ जाता है। जैसे ही हम फ्यूज लगाएंगे तो ओवर करंट आएगी, और ओवर करंट आने की वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारे उपकरण नहीं फूकते, हमारा फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज एक छोटा सा वायर होता है फ्यूज में, और वो हमारा क्या है, उड़ जाता है। और जैसे ही उड़ जाता है तो हम दोबारा से उसको चालू करने के लिए, जब हमारे घर की लाइट ठीक हो जाएगी तो उसमें क्या है, वही एक चालक तार जोड़कर और उस फ्यूज को हम क्या है, बदलकर फिर से हम अपने घर की लाइट चालू कर सकते हैं। तो फ्यूज हम पहले यूज करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब नई जनरेशन आ गई है, कुछ नए बदलाव हो गए हैं। अब क्या है, फ्यूज यूज नहीं होता है। फ्यूज यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फ्यूज को बदलना पड़ता है बार बार। जैसे ही आपके घर में कोई फॉल्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुई, या आप अपने घर की लाइट डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता था कि फ्यूज को बदलना पड़ता था। एक बार फ्यूज उड़ गया, आपने देखा होगा कभी हम पहले ट्यूबवेलों पे नहाते थे तो जब लाइट डिम होती थी, इस तरीके से माहौल आपने भी देखा होगा, हमने तो फिलहाल देखा है, तो जब लाइट चली जाती थी या लाइट हैवी थोड़ी ज़्यादा आती थी तो फ्यूज उड़ जाता था, तो उसको फ्यूज जोड़ना पड़ता था। तो फ्यूज जोड़ने वाला कोई मिलता नहीं था, बहुत देर में कोई महान व्यक्ति आता था और फ्यूज जोड़ता था और उस ट्यूबवेल को चलाता था और फिर हम लोग नहाते थे। तो वैसे ही सेम कंडीशन है कि फ्यूज को बदलना पड़ता है, लेकिन अगर उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, वो एमसीबी यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में क्या है, जैसे ही आपको लाइट डिस्कनेक्ट करनी होती है अपने घर की, तो उसको मैनुअली यानी कि हाथ से नीचे गिरा देते हो और पूरे घर की लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप कोई भी काम कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड,
लेकिन जैसे ही कभी कभी ओवरलोड या अतिभारण या शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी एमसीबी ट्रिप मार जाती है, ऑटोमेटिक ये ट्रिप मार जाती है और आपके जहां भी फॉल्ट हुआ है वो आप बाद में उसको ठीक कर सकते हो। ठीक करने के बाद उस एमसीबी को ऊपर उठा दोगे और आपके घर की लाइट चल जाएगी। एमसीबी को बदलना नहीं पड़ता है, ये इसका सबसे अच्छा लाभ है। फ्यूज को बदलना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्विच हुआ, फ्यूज हुआ, एमसीबी हुआ, या ये ध्यान रखेंगे आप एमीटर हुआ, क्या है भाई एमीटर। तो एमीटर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है और एमीटर करंट नापता है। भाई एमीटर क्या नापता है, एमीटर करंट नापता है, और वोल्टेज क्या नापता है भाई, वोल्ट मीटर नापता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा, आप किसी शादी फंक्शन में जाते हैं या अपने घर को डेकोरेट करते हो तो जो झालर लगाते हो, झालर, तो वो भी हमारी क्या होती है, झालर भी क्या होती है, झालर लाइट। तो झालर लाइट जो होती है वो भी श्रेणी क्रम में होती है। और एक ध्यान रखेंगे, जो खंभों से भाई, जो खंभों से लाइट आती है, किससे भाई, जो खंभों से लाइट आती है, ये भी किस में आती है, ये भी श्रेणी क्रम में होती है। श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए आपको, ये 6 के 6 जो विद्युत राशियां हैं, विद्युत उपकरण हैं, इनको विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। स्विच, फ्यूज, एमसीबी, एम्पियर, एमीटर और झालर लाइट, या खंभों से आने वाली लाइट, ये सारे के सारे क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यही ध्यान रखेंगे कि इसमें धारा समान होती है और वोल्टेज अलग अलग होता है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है। यही बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधों। अब ऐसे ही हमने 3 बार लेंगे और इन 3 तारों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद हम ये देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा तुल्य प्रतिरोध हमें मिलता है। तो लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने क्या काम किया, एक चालक तार ले लिया और इसका प्रतिरोध हमें पता है क्या है भाई, R है। भाई हमें पता है इसका प्रतिरोध R1 मान लो। सेम टू सेम हमने एक चालक तार और लिया और इसका प्रतिरोध भी हमने मान लिया कि भाई R2 होगा। एक चालक तार हमने और लिया और इसका भी प्रतिरोध हमने मान लिया कि इसका प्रतिरोध R3 होगा। हम 3 ले रहे हैं, आप 2 ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 लेके सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। हमने क्या काम किया, इन सबको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमने ये एक स्विच भी लगा दिया। क्या लगा दिया, एक स्विच यानी कि कुंजी लगा दी, और इसको हमने एक बैटरी से क्या है भाई कनेक्ट कर दिया। ये माइनस टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ये इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। तो आप लोगों को पता है कि करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है। तो यहाँ से क्या है, हमारी करंट निकलेगी इस प्रकार से, और जैसे ही इसमें करंट निकलेगी तो यहाँ से करंट हमारी आई जाएगी। तो आई जाएगी, इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2 और इसमें जाएगी I3। इस प्रकार से आपकी करंट, यहां से तो I करंट गई, लेकिन समांतर क्रम में क्या हुआ कि हर एक चालक तार में करंट अलग अलग जाएगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज V1 होगा तो इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज अगर B होगा तो इसका वोल्टेज भी B होगा, इसका वोल्टेज भी B होगा। कहने का मतलब यह है, समांतर क्रम में जितने वोल्टेज की सप्लाई हम दे रहे होते हैं उतना ही वोल्टेज अलग अलग चालक तारों पर होता है। यानी कि B वोल्ट की आप सप्लाई नीचे से आप दे रहे हो तो B वोल्टेज इस चालक तार पर होगा और B वोल्टेज इस चालक तार में होगा और B वोल्टेज इस चालक तार में होगा, परंतु करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। अगर हम बात करें किसके तुल्य प्रतिरोध के बारे में, इसका जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है, अगर उसके बारे में हम बात करें क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट
आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 और प्लस में होगा 1/R2 और प्लस में होगा 1/R3। अगर आपने और प्रतिरोध ले रखे हैं तो आप उसे n करके लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये तुल्य प्रतिरोधों का क्या है, ये सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। अब इसमें नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके लिखेंगे आप लोग समझेंगे थोड़ा अच्छे से। क्या समझेंगे मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, नोट करके लिखेंगे। नंबर 1, समांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, श्रेणी संयोजन में करंट सेम थी, मैंने बताया था उसका जस्ट उल्टा होता है। तो लिखेंगे कि समांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, समान व धारा भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। यानी कि अब इसमें करंट कितनी जाएगी, इसमें करंट कितनी जाएगी, इसमें करंट कितनी जाएगी, यह निर्भर करता है कि इनके प्रतिरोध कितने कितने हैं। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसमें करंट कम जाएगी, इसका प्रतिरोध कम है तो इसमें करंट ज्यादा जाएगी। आप लोगों को पता है कि करंट उस रास्ते जाना पसंद करती है जिस रास्ते में प्रतिरोध का मान कम होता है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उस रास्ते में करंट कम जाएगी और प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों ने एक चीज तो ये समझ ली। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब भी आपको कम प्रतिरोध की जरूरत पड़े, कम प्रतिरोध का मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम घरेलू वायरिंग समांतर क्रम में करते हैं। समांतर क्रम में करने के दो फायदे होते हैं। नंबर 1 फायदा, जब घर में फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होता है तो एक उपकरण फूंक जाता है, और जब एक उपकरण फूंक जाता है तो बाकी के उपकरण चलते रहते हैं क्योंकि उसमें वोल्टेज सब में बराबर बराबर जा रहा होता है। ऐसे नहीं है कि आपके घर का फ्रिज फूंक गया है तो घर की सारी जो लाइट है वो बंद हो गई, पंखा नहीं चलेगा, लाइटें नहीं जलेंगी, टीवी नहीं चलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। एक उपकरण फूंक गया है तो ये नहीं चलेगा, बाकी सारे चलेंगे। एक फायदा ये होता है समांतर क्रम में घरेलू वायरिंग करने का। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। पूरे जो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होता है वो कम प्राप्त होता है, और जब प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगी। बात समझ में आ रही है? और हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग हम यूज कर रहे हैं वो करंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो। ऐसा ना हो कि अगर हम 4 एम्पियर की करंट दे रहे हैं तो हमारे उपकरणों को 1 एम्पियर की भी नहीं मिल पा रही है। अगर 1 एम्पियर की भी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब यह है कि तुल्य प्रतिरोध में कहीं ना कहीं प्रतिरोध बढ़ा हुआ है। ठीक है नहीं? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घरेलू वायरिंग हम श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं। किस में करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम में केवल फ्यूज, एमसीवी, एमीटर, इन सब चीजों को ऐड करते हैं। तो समांतर क्रम में केवल हम घरेलू वायरिंग को यूज जोड़ते हैं। तो लिखेंगे अधिक तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सीधा सीधा ध्यान रखेंगे। नंबर 1 में घरेलू वायरिंग। तो जो घरेलू वायरिंग होती है वो हमारी किस क्रम में जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है हमारी समांतर क्रम में जुड़ी होती है। और समांतर क्रम में जोड़ने का सिर्फ एक ही फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कि भाई जैसे प्रतिरोध कम से कम रहे, प्रतिरोध कम से कम। देखो कैसे, आप लोग जोड़ के देखो। जैसे मान लीजिए आप
सपोज करो, देखो समझो, आपने 4 ओम और एक 2 ओम और एक 3 ओम, यही हम लेना चाह रहे हैं। 4 ओम 3 ओम, इनको अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 9 ओम का प्रतिरोध आएगा। समझो मेरी बात को, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। इधर समझाता हूं, देखो समझो इधर। मान लिया हमने R1, मैं समझाना चाहता हूं, आप R1 और R2 और R3, ये हमने 3 प्रतिरोध ले लिए। ये हमने ले लिया 2 ओम और ये हमने ले लिया 3 ओम और ये हमने ले लिया 4 ओम। इस तरीके से समझो। अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और एक हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समझो भाई, पता तो लगना चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या हकीकत में तुल्य प्रतिरोध ज्यादा आता है, क्या समांतर क्रम में हकीकत में प्रतिरोध कम आता है, ये चीज हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट का सूत्र हमारे पास होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3। इसे हम जोड़ेंगे तो 2 ओम प्लस 3 ओम और प्लस 4 ओम, तो ये बन जाएगा 4 3 7 और 2 9 ओम। ये हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ गया 9 ओम। अगर हम इसी को हम किस में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है भाई, 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। तो आप लोगों को पता है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। जब इसका 12 एलसीएम लेंगे तो 12 से 2 को काटेंगे तो 6 बार, प्लस 3 से काटेंगे 4 बार और प्लस 4 से काटेंगे 3 बार। तो आप लोगों को पता है 4 3 7, 4 3 7 और 6 13, और ये नीचे आ जाएगा 12। तो लगभग कितना आ जाएगा, इसे हम भाग करेंगे तो 12 का ना 12 बचेगा, फिर 1 लगाएंगे पॉइंट, हो जाएगा कितना 100, और 12 अट्ठे कितने होते हैं 96। तो लगभग 1.8 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ है। तो मेरी बात को जरा गौर से समझो। ये देखो भाई, हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, कोई भी 3 प्रतिरोध ले लो आप, हमने 2 ओम 3 ओम 4 ओम के ले लिए, और जैसे ही हमने उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमें क्या लगा, हमें पता है कि श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम का हमारा होता है ये होता है कि 1/R बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अभी तक हम यही जो समझना चाह रहे थे कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है और समांतर क्रम में क्या है, तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त होता है। तो ये हमने अब क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। तो देखो हमने जब इसको ऐड किया तो तुल्य प्रतिरोध 1.8 ओम आया और श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1.9 ओम आया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, संयोजन, ओम का नियम, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आप लोगों को अब आगे लेके चलते हैं। इसको समझो, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, ये क्या है मेरा क्वेश्चन, इसको समझो, पढ़ो और समझो। समान प्रतिरोध R के n तारों को, समान प्रतिरोध R के n तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। आपको बताना है कि समान प्रतिरोध है, उन सबका जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल समान है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। मान लीजिए हमने क्या काम किया, हमने एक चालक तार ले लिया। क्या ले लिया भाई, हमने एक चालक तार ले लिया, समझो, ये हमने एक चालक तार ले लिया, ये हमने एक चालक तार ले लिया और इसका प्रतिरोध हमने क्या ले लिया भाई, R ले लिया। हमने एक चालक तार और ले लिया और इसका प्रतिरोध भी हमने क्या ले लिया भाई, R ले लिया। हमने एक चालक तार और ले लिया और इसका प्रतिरोध हमने R ले लिया। हमने एक चालक तार इस तरीके से जोड़ते चले गए, डॉट 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 डॉट, और हमने क्या है, हमने n तारों को भी भाई जोड़ दिया। और जोड़ा किसमें, हमने इन सबको हमने जोड़ दिया है किसमें भाई, समांतर क्रम में। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये हमने 20 वोल्ट की बैटरी है और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने भाई समांतर क्रम में कनेक्ट कर दिया। समझो मेरी बात भाई, हमने क्या काम किया कि समान प्रतिरोध R के, भाई हमने क्या काम किया, ये हमारे पास एक तार है और इसका प्रतिरोध R है, कितना है भाई, R है। तो ऐसे ऐसे मैंने
n तारों को, आप 10 तारों को जोड़िए, आप 20 तारों को जोड़िए, मैं 5 तारों को जोड़ूं, मैं 6 तारों को जोड़ूं, कितने भी तारों को जोड़ो, तो हमने मान लिया कि हमने n तारों को जोड़ दिया। तो n क्या है हमारे पास, n जो है ये तारों की संख्या है। क्या है भैया, ये तारों की संख्या है कि आपने कितने तार जोड़े हैं। ये तारों की क्या है भाई, ये संख्या है कि आपने कितने तार जोड़े हैं। तो जब आपने n तारों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हमने जितने तारों को जोड़ा है, किसी एक तार का प्रतिरोध पकड़ लीजिए, किसी एक तार का प्रतिरोध पकड़ लीजिए। मैंने इस वाले तार का प्रतिरोध पकड़ लिया, क्या है R, और आपको पता है किसी भी तार का प्रतिरोध पकड़िए R ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है समान प्रतिरोध। क्या लिया है, समान प्रतिरोध। आप जितने भी तारों को जोड़िए उनका प्रतिरोध तो समान है। आपने 10 तार जोड़े सपोज कीजिए, तो उनका तुल्य प्रतिरोध पूछना चाहता है। तो आप किसी एक चालक तार का प्रतिरोध पकड़ लो, और पकड़ने के बाद जितने तारों की संख्या है, भाई हमारे तारों की जो संख्या है वो कितनी है, हमारे तारों की संख्या है n। तो आप क्या करेंगे, उस n से भाग कर दो। आप क्या करेंगे, उस n से क्या कर दो, आप भाग कर दो, यानी कि तारों की संख्या से आप भाग कर दो, आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा डायरेक्टली। मैं कहना आप लोगों से ये चाहता हूं, आप थोड़ा सा समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मैंने क्या काम किया, एक ये मैंने चालक तार लिया ये, और मैंने एक चालक तार लिया ये, और इन दोनों को मैंने क्या काम किया, किसी एक, ये मैंने कुंजी और ये मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस, और 20 वोल्ट की मैंने बैटरी से जोड़ दिया, और इसका प्रतिरोध 4 ओम है और इसका प्रतिरोध भी 4 ओम है। तो आप बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये बताइए आप लोग। तो जब इसका 4 ओम है, इसका भी 4 ओम है, और समान प्रतिरोध है, और 2 तारों को जोड़ा गया है, तो अभी अमित सर ने बताया कि जब 2 चालक तार हो और उनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और समान हो, उनके प्रतिरोध क्या हो, समान हो, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किसी एक प्रतिरोध को पकड़ लो, किसी एक चालक तार के प्रतिरोध को पकड़ लो, और जितने तारों की संख्या है उससे भाग कर दो। तो तारों की संख्या है 2, और जब 2 से भाग कर दोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 ओम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जब चालक तारों को, कोई एक चालक तार जिसका प्रतिरोध R है और R समान के किसी n तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किसी एक तार का प्रतिरोध पर उठा लो और जितने तारों की संख्या है उससे भाग कर दो, तुल्य प्रतिरोध निकलकर आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल एकदम। तो इसको आप नोट करेंगे बेहतरीन तरीके से, आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट कर लेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि समान प्रतिरोध R के n तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भाई अभी हमने जोड़ा समांतर क्रम में, अगर हमने समान तार, एक तार है इसका प्रतिरोध R है, और ऐसे ऐसे तारों को हमने n तारों को ले लिया। n तारों, n का मतलब ये है आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कितने भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n तारों को आपने क्या काम किया है, आपने समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो उनका क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए हमने ये एक चालक तार ले लिया, समझो ये हमने तार ले लिया और इसका प्रतिरोध R, फिर हमने इसमें और जोड़ दिया इसका प्रतिरोध R, फिर हमने और जोड़ दिया इसका प्रतिरोध भी R। इस तरीके से भाई हमने क्या काम किया, ये हमने एक तार ले लिया ये इस प्रकार से, और इसी में हमने एक तार और जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध भी क्या है भाई R है, और इसी में हमने फिर एक तार और जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध भी क्या है भाई R है। इसी प्रकार से हम क्या है, n तारों को जोड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं भाई, हम n तारों को जोड़ते जा रहे हैं। और आप लोगों को पता है इसका प्रतिरोध भी R, और इसका प्रतिरोध भी R, और इसका प्रतिरोध भी R। आगे जो भी हमारे पास तार होगा उसका प्रतिरोध भी R ही होगा। इस प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। समझ में आ रही है। तो जब हमने समांतर क्रम में समान प्रतिरोध के तारों को, n तारों को जोड़ा, तो उसका तुल्य प्रतिरोध आया R/n, यानी कि n अपॉन मतलब तारों की संख्या थी। उसी प्रकार से अगर हम यहां पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी एक तार का प्रतिरोध आप ले लीजिए, और किसी एक तार का प्रतिरोध लेने के बाद जितने तारों की संख्या है उससे आप इसमें गुणा कर दो,
उससे क्या है आप लोग इसमें गुणा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। आप कहीं यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, ऐसे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आप लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि मैं अलग हटके लेके आता हूं और बहुत इत्मीनान के साथ अपनी फिजिक्स की क्लासों को कंटिन्यू करा रहा हूं, बहुत प्यार के साथ, टॉपिक बाय टॉपिक। मेरी क्लासें लंबी होती हैं, 10-10 क्लासों में एक एक चैप्टर मेरा समाप्त होता है। उसकी वजह यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराता हूं। अब आप अगली क्लास में देखोगे कि मैं भरपूर पूरे 1 घंटा जम के न्यूमेरिकल कराऊंगा इन सब पर, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जब अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग समझिए मेरी बात को। क्या समझेंगे कि मान लीजिए हमने एक क्या ले लिया भाई, हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कैसे? जैसे हमने एक चालक तार ले लिया और इसका प्रतिरोध हमने ले लिया 4 ओम, और हमने एक चालक तार और जोड़ दिया और इसका भी प्रतिरोध हमने ले लिया 4 ओम, और हमने क्या काम किया, एक चालक तार हमने इधर जोड़ दिया और इसका भी प्रतिरोध हमने क्या ले लिया भाई, 4 ओम ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने कितने 3 तारों को जोड़ा और इनके प्रतिरोध क्या है, 4 ओम 4 ओम है। अगर आपको इनका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो आप श्रेणी क्रम में आपको पता है R1 + R2 + R3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 ओम आ जाएगा, यानी कि 4 + 4 + 12 ओम आ जाएगा। लेकिन आप विदाउट फॉर्मूले के कर सकते हो। R इक्विवेलेंट क्या करोगे, एक तार का प्रतिरोध पकड़ो और उसमें आप लोग गुणा कर दोगे, किससे, जितने तारों की संख्या है, और कितनी है, 4 तिया 12, ये 12 ओम आपका इसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में तो आप लोग यहां से भी आराम से निकाल लोगे और वहां से भी आराम से निकाल लोगे। बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी होती हैं कभी कभी, 25-25 ओम, तो 25 की आप 3 से गुणा कर दोगे तो 75 ओम तुल्य प्रतिरोध आता। ठीक है, वैसे ही समांतर क्रम में अगर आपको करना होता तो 25 ओम एक तार का प्रतिरोध पकड़ लेते और 3 तार हैं या 4 तार हैं तो उससे आप भाग कर देते, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपका क्या हो, जब आपका समान प्रतिरोध दे रखा हो, समान प्रतिरोध हो। जितने भी चालक तार जोड़े जा रहे हैं तो उनका प्रतिरोध कैसा हो, समान प्रतिरोध हो। यह बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको और समझेंगे क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है। एक चालक तार जिसका प्रतिरोध R है, भाई एक चालक तार, मान लीजिए एक चालक तार, ये मैंने चालक बना दिया और ये मेरे पास चालक तार है और इसका प्रतिरोध R है, और इस R के n बराबर हिस्सों को काट दिया जाता है। इनको क्या कर दिया भाई, इसको हमने क्या काम किया, इस चालक तार के हमने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, इसको हमने काट दिया और काटने के बाद इसमें क्या हुआ, एक इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हम इतने लेंगे बराबर n लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इस पूरे चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है, और हमने इसको काट के n बराबर हिस्सों में, अभी हमने 3 हिस्से लिए हैं और डॉट डॉट n, तो n हिस्से हैं इस समय, हमने n हिस्से कर लिए, तो n हिस्से कर लिए हैं, तो इनको भी फिर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग पहले ये समझेंगे, जब हम किसी चालक तार के उसके n टुकड़े करते हैं, कितने टुकड़े किए, n टुकड़े किए, तो जब n टुकड़े किए हैं तो एक तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा R/n हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/n, और इसका भी क्या हो जाएगा, R/n। यानी कि जब हम किसी चालक तार के टुकड़े जितने करते हैं, उतने जितने की है संख्या, उसको हम n से उससे भाग कर देते हैं उस चालक तार के प्रतिरोध से, तो उसके बराबर टुकड़े किए ना, सबके बराबर है ये सारे टुकड़े, तो किसी एक टुकड़े का प्रतिरोध निकल के आ जाता है। तो जब ये भी बराबर है और ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो इसका प्रतिरोध जितना होगा उतना ही प्रतिरोध इसका होगा और उतना ही प्रतिरोध इसका होगा। ये बात समझ में आ गई। और इनको भी हमने क्या जोड़ा है, इनको भी हमने जोड़ दिया है समांतर क्रम में। भाई इनको भी हमने क्या जोड़ दिया है, इनको भी हमने जोड़ दिया है समांतर क्रम में, इनको भी हमने जोड़ दिया है समांतर क्रम में, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इनको हमने किस में जोड़ दिया है भाई, इनको हमने जोड़ दिया है समांतर क्रम में, ये हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है।
ये हमारे पास 20 वोल्ट की हमने सप्लाई, और आप लोगों को पता है ये इसका प्रतिरोध कितना है, R/N है, और इसका भी क्या है भाई, R/N है, और इसका भी क्या है, R/N है, आप लोगों को पता है। और आप लोगों को ये भी हमने बता रखा है, आप लोगों को हमने ये भी बता रखा है कि जब समान प्रतिरोध के चालक तार समांतर क्रम में जोड़ रखे हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किसी एक चालक तार का प्रतिरोध पकड़ लो, यानी कि R/N आप पकड़ लो, किसी एक चालक तार का प्रतिरोध पकड़ लो, और जितने आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या कर दो, भाग कर दो। हमने क्या है, डॉट 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 हमने n जोड़ रखे थे, कितने थे भाई, n चालक थे, क्या थे भाई, n चालक, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, n से भाग कर देंगे, और जैसे ही हम n से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R/N स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट सूत्र आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि जब किसी एक चालक तार जिसका प्रतिरोध R है उसके n बराबर हिस्से कर उसको n बराबर टुकड़ों में काटकर उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट बना कर लिखेंगे, अपनी फेर में बेहतरीन तरीके समझाकर लिखेंगे, तभी आपको क्या है, ये चीजें समझ में आएंगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, लिखिए, समझो मेरी बात को, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, आइए। एक चालक तार या एक तार जिसका प्रतिरोध R है और इसके n बराबर हिस्से कर दिए, n बराबर हिस्से मतलब एक संख्या है n, और इन्हें काटकर एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आप लोग हमें बताएंगे। भाई हमने क्या लिया, एक चालक तार था ये, और इसका प्रतिरोध क्या था भाई, R था, हमने इसके टुकड़े कर दिए, n बराबर टुकड़े कर दिए, ये हमने इसके टुकड़े कर दिए, ये हमने इसके टुकड़े कर दिए डॉट डॉट n, ये हमने इसके डॉट डॉट n हमने इसके टुकड़े कर दिए, और इसका प्रतिरोध क्या है भाई, इसका प्रतिरोध अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगा, R/N, यानी कि जितने आपने टुकड़े किए हैं उस संख्या से किसी इस चालक तार के प्रतिरोध को भाग कर देंगे, क्योंकि ये भी टुकड़ा बराबर है और ये भी टुकड़ा बराबर है और ये भी टुकड़ा बराबर है, तो इसका भी प्रतिरोध उतना ही होगा जितना इस वाले का होगा, और इसका भी प्रतिरोध उतना ही होगा जितना इस वाले का होगा। अब हमने क्या किया, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हमने क्या काम किया, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये है, हमने इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना दिया, ये हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ये, और हमने डॉट 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 n तार हमने ले लिए, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध आपको पता है क्या है भाई, R/N, और इसका भी कितना है भाई, R/N, और इसका भी क्या है, R/N। तो हमने बताया था कि जब श्रेणी क्रम में समान प्रतिरोध के तार, जब श्रेणी क्रम में समान प्रतिरोध के तार जुड़े होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध, उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कैसे निकालेंगे, एक चालक तार का प्रतिरोध पकड़ लो और उसमें आप गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, जितने तार आपने ले रखे हैं, और कितने ले रखे हैं, n ले रखे हैं, तो आपको पता है इस n से n ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका जो है तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा, वो R के बराबर ही आएगा। यानी कि जो समूचा चालक था, एक पूरा चालक तार था, जो प्रतिरोध उसका होगा वही आप n बराबर हिस्सों में काट दो, फिर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो तो उसका प्रतिरोध उतना ही आएगा। भाई सीधी सी बात है, ये मेरे पास चालक तार था, इसके मैं 4 टुकड़े कर दूं तो इसमें 4 प्रतिरोध अलग अलग बन के आ जाएंगे, तो जो इस चालक तार का तुल्य प्रतिरोध होगा उन 4 टुकड़ों के प्रतिरोधों के बराबर होना चाहिए। फिर मैं वापस उन टुकड़ों को अगर जोड़ूं तो प्रतिरोध मेरा उतना का उतना ही बनेगा, नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है बनेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का क्या होता है, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं और प्रतिरोध हमें अधिक प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन पूरे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हमने और जो ओम का नियम आप लोगों को पढ़ाया है, या पिछली क्लास में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो उन सब का प्रयोग करके जो डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल को, उन एग्जाम्पल्स को हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी क्लासें लेके चलेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके से आप अगर
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।